So I'll start with the next part of this chapter. I'll repeat again. ये चैप्टर जो है ये इसमें टोटल एक्चुअली 3 चैप्टर है अलग अलग. एक है हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रोस्टैटिक्स में फ्लूइड इज एट रेस्ट, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग मोस्टली प्रेशर मेजरमेंट की ही बात करते हैं एंड ऑफ कोर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लाइक पास्कल्स लॉ. तो हाइड्रोस्टैटिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं है except for pressure measurement and the instruments that you use to measure pressure and Pascal's law and applications of Pascal's law. उसके बाद second part था surface tension, which is basically property of a fluid at rest, और ये property होता है surface property. हमने in detail देखा, of course we have seen in detail surface tension and molecular theory of surface tension. We have seen what is surface energy, we have derived relation between surface tension and surface energy, so on so forth. So now we'll move to the next part of this chapter, that is moving fluids. तो अब हमको देखना है what are the properties of fluids when they are in motion. तो अगर आप देखोगे sequentially देखोगे तो you will find next topic is fluids in motion. It is altogether a separate branch of fluid mechanics, जिसमें we will study प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग फ्लूइड्स. इसको हम बोलते हैं, 2-3 नाम है, या तो इसको आप बोलोगे हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which studies properties of fluids in motion is known as hydrodynamics. या फिर इसको तुम फ्लूइड डायनामिक्स भी बोलते हो. फ्लूइड डायनामिक्स जेडब्ल्यू और नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ओनली ऑन फ्लूइड डायनामिक्स, दैट टू ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज बर्नौलीज इक्वेशन. तो हम वहाँ तक आएंगे, लेकिन वो समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि अब फ्लूइड मोशन में है तो यहाँ पे फ्लो की बात हो रही है. व्हेनेवर अ फ्लूइड इज मूविंग इट मीन्स देयर इज अ फ्लो. तो यहाँ पे नॉर्मली हम 2 टाइप के फ्लो की बात करते हैं. एक होता है स्टेडी फ्लो, दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो. तो एक एक करके हम लोग पहले देखेंगे स्टेडी फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ थोड़े से हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वी हैव टू गो थ्रू सम बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट. तो स्टेडी फ्लो, अब ये स्टेडी फ्लो क्या होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फ्लूइड है विच इज फ्लोइंग, मूविंग इन मोशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द फ्लूइड. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्यूब था, इस ट्यूब में से एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जैसे वाटर फ्लो हो रहा है. अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, सम पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर हो गया या वेलोसिटी हो गया, अगर वो कांस्टेंट है तो सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो बेसिकली आइडिया ये है कि फ्लूइड मोशन में है, जैसे वाटर मोशन में है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल आएगा इस पॉइंट पे, तो उसका अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो जो अगला मॉलिक्यूल आएगा उसका भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए, और अगला मॉलिक्यूल आएगा उसका वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड. तो ऐसे टाइप के फ्लो को बोलते हो स्टेडी फ्लो. मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वेलोसिटी आर कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द फ्लो, देन सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो. ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली आपको बर्नौलीज इक्वेशन की हम बात करेंगे, वही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, आगे आने वाले जितने भी लॉज है वो सब में एक बेसिक अजम्पशन ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ फ्लो, स्टेडी फ्लो. तो अ फ्लो इन विच measurable properties such as pressure and velocity at a given point
ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट अ गिवन पॉइंट, किसी और पॉइंट पे उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। तो मेरे पास अगर एक फ्लो है ना, उसमें एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तो आई एम सेइंग दैट द मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ए पे वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, बी पे वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, बट दे मे नॉट बी द सेम वैल्यूज। ए पॉइंट पे हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड, बी पे हो सकता है 6 मीटर पर सेकेंड। So it is very important at a given point. Measurable properties such as pressure and velocity at a given point are constant. Such a flow is called as steady flow. Is called as steady flow. Good. स्टेडी फ्लो का और एक टाइप आएगा आगे, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, हम देखेंगे। उससे पहले बिफोर वी गो अहेड विद लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो, व्हाट वी शुड नो इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लो लाइन। फ्लो लाइन, अभी फ्लो लाइन क्या होता है? फॉर एग्जांपल इमेजिन, अभी मैं थोड़ा सा रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके चलूंगा इसको, तो समझना आसान होगा। अभी फ्लो तो बेसिकली ऑल ऑफ यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन, क्योंकि हर एक के घर में पानी आता है, ऐसा कोई नहीं होगा कि घर में पानी नहीं है, टैप भी होता है ना। और देखो क्या हो रहा है, बेसिकली पानी सप्लाई आ रहा है, एंड इफ़ यू नो कॉरपोरेशन के जो पाइपलाइंस होते हैं वो ज़मीन के नीचे होते हैं। फिर आप मोटर स्टार्ट करते हो, देन यू दैट बेसिकली दैट वाटर गोज अप, तो ये पूरे पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रहा है, आगे काम में आएगा, बिकॉज हाइट इज इंक्रीजिंग विच मीन्स potential energy also increasing. So anyways, just imagine that you have some tube in your house जिसमें से water is flowing. तो जब आप flow की बात करते हो ना, तो imagine this is water which is flowing through a tube. ये ट्यूब है, इसमें से पानी बह रहा है। अब पानी बहने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है दे आर मूविंग। तो किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने जो पाथ ट्रेस किया उसको आप बोलते हो फ्लो लाइन। व्हाट इज फ्लो लाइन? इट इज अ पाथ फॉलोड बाय मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्लूइड इज नोन एज फ्लो लाइन। तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का पाथ है उस फ्लूइड का, दैट इज अ फ्लो लाइन। सो फ्लो लाइन इज नथिंग बट द पाथ ट्रेस्ड by a molecule or a particle of a fluid in motion is known as flow line. ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमको क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया दो टाइप के फ्लो की बात होगी, एक है स्टेडी जो आपने देख लिया, एक है टर्बुलेंट। तो ये जो स्टेडी फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो होता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो फ्लो लाइन इज नथिंग बट पाथ ट्रैवर्स्ड बाय, ट्रेस्ड बाय, फॉलोड बाय अ मॉलिक्यूल और अ पार्टिकल ऑफ अ फ्लूइड व्हिच इज इन मोशन। देन यू शुड नो व्हाट इज फ्लो ट्यूब। Flow tube is basically a bundle of flow lines. तो ऐसा है कि हमारे पास जो लिक्विड फ्लो हो रहा था, अभी लिक्विड फ्लो हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं मूव होगा ना, यू हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मूविंग। तो मैंने क्या किया, मैंने इमेजिनरी फ्लो लाइंस, ये सारे इमेजिनरी फ्लो लाइंस है, इसका एक बंडल बना लिया, सेट बना लिया, और इस बंडल को एक इमेजिनरी ट्यूब के अंदर, इमेजिनरी एनवेलप के अंदर या इमेजिनरी वॉल के अंदर एनक्लोज कर लिया। वो जो इमेजिनरी ट्यूब बनेगा उस इमेजिनरी ट्यूब को क्या बोलेंगे? फ्लो ट्यूब। क्या बोलेंगे उसको? फ्लो ट्यूब, राइट। तो व्हाट इज फ्लो ट्यूब, कैसे डिफाइन करोगे? इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस विच आर एनक्लोज्ड in an imaginary tube या फिर imaginary wall या फिर imaginary envelope. So it is an imaginary bundle of flow lines enclosed
in an imaginary envelope, in an imaginary envelope. क्लियर यहाँ तक? तो एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट, और मैं इस चैप्टर में आगे जाने से पहले बार बार पीछे जाऊंगा क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट, आई नो इट इज थ्योरी, लेकिन इसके बिना तुमको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर ऑल दिस डेफिनेशंस. तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले, यू नो व्हाट इज फ्लूइड डायनामिक्स नाउ. फ्लूइड डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड एज फ्लूइड डायनामिक्स या फिर हाइड्रोडायनामिक्स. उसमें हमने सबसे पहले देखा स्टेडी फ्लो क्या होता है. तो स्टेडी फ्लो में एज यू नो विद इन दैट फ्लो किसी भी एक गिवन पॉइंट पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर एंड velocity they are constant. Such a flow is called as steady flow. Then we have seen what is the flow line. When fluid is flowing, each molecule of the fluid is tracing some path. वो एक particular path follow करेगा, उस path को तुम बोल दोगे flow line. What is flow tube? It is imaginary bundle of flow lines enclosed in an imaginary envelope या फिर wall, उसको बोलोगे आप flow tube. तो flow tube आ गया. Then we will define what is streamline flow or laminar flow. Streamline flow और laminar flow. सबसे पहले जो streamline flow है या laminar flow है, it is a steady flow. तो ये steady flow का एक टाइप है in which, so remember this is a steady flow which is of course a smooth flow in which different flow lines, फ्लो लाइन को तुम स्ट्रीम लाइन भी बोलते हो. इसके लिए अगर नोट्स में या बुक में कहीं वर्ड आया इन विच डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स या फ्लो लाइन्स, दे आर मूविंग ओवर ईच अदर स्मूथली एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट. तो जैसे तुमको दिख रहा है यहाँ पे ये जो फ्लो लाइन्स है ना, दे आर बेसिकली मूविंग ओवर ईच अदर स्मूथली. स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं होना. और एज यू कैन सी ये जो स्ट्रीम लाइन्स है, ये जो फ्लो लाइन्स है, they are also not intersecting each other. तो ऐसा फ्लो जिसमें फ्लो लाइंस एक दूसरे के ऊपर से स्मूथली मूव हो रहे हो और वो इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहे हैं, तो सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टाइप ऑफ स्टेडी फ्लो. सो इट इज अ स्टेडी फ्लो. इट इज अ स्टेडी फ्लो in which different flow lines, इसको स्ट्रीम लाइन्स भी बोलते हैं, इसके लिए फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं. इन विच डिफरेंट फ्लो लाइन्स मूव ओवर ईच अदर स्मूथली, विच मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथली एंड डू नॉट इंटरसेक्ट. गुड. तो जैसे आपको मैंने बताया इस चैप्टर में जितने भी लॉज आप सीखोगे आगे जाके, न्यूटन लॉज ऑफ विस्कोसिटी आएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगा, बर्नौलीज इक्वेशन होगा, ये सारे के सारे स्टेडी फ्लो के लिए है. लेकिन अभी टू बी प्रिसाइज ये सारे के सारे किसके लिए है? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए है. गुड. अगला फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो, तो ये जो टर्बुलेंट फ्लो होता है ये स्टेडी फ्लो नहीं है, और इस केस में फ्लो पैटर्न कंटिन्यूसली चेंज होता है. अब फ्लो पैटर्न चेंज होने का मतलब क्या? स्टेडी फ्लो में आपने क्या बोला कि अगर हम लोगों ने एक फ्लो इमेजिन कर लिया, सम फ्लूइड इज फ्लोइंग, उसमें मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, तो उस पॉइंट पे हमेशा मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रेशर और वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट. राइट. ऐसे टाइप के फ्लो में जो फ्लो पैटर्न है वो चेंज नहीं होता है. फ्लो पैटर्न चेंज नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? कोई भी पार्टिकल आएगा तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसी स्पीड के साथ जाएगा. वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड विच इज स्पीड एंड हैज डायरेक्शन. तो व्हेन यू से दैट कि वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज कांस्टेंट, इसका मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स उस पॉइंट पे आएंगे वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी. तो ऐसे केसेस में जो फ्लो पैटर्न होता है वो कभी चेंज नहीं होता है. इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. बट इन टर्बुलेंट फ्लो ये नॉन स्टेडी फ्लो है. नॉन स्टेडी फ्लो है इसका मतलब एट अ गिवन पॉइंट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने का मतलब क्या होता है? या तो वहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है या फिर वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन का, या फिर दोनों ही चेंज हो रहा है. मतलब इन दिस केस
द फ्लो पैटर्न डज नॉट रिमेन सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे फ्लो को बोलते हो टर्बुलेंट। एंड बाय द वे ये सिर्फ तब होता है व्हेन द फ्लो रेट इज वेरी हाई। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, और ये आप बहुत आसानी से रिलेट करोगे, क्योंकि दिस इज समथिंग यू हैव एक्सपीरियंस मे बी इन 2021 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारे यहाँ पे रिवर है, नॉर्मली पानी तो होता नहीं है, लेकिन जब बारिश आने लगती है तो धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता है। इनिशियली जब पानी का लेवल कम था तो द फ्लो वॉज वेरी स्मूथ, तो दैट वॉज टाइप ऑफ अ स्टेडी फ्लो। बट जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा तो यू सी देयर इज वेरी टर्बुलेंट फ्लो। मतलब इसलिए तो पानी बाहर आता है ना, फ्लडिंग होता ही इसके लिए। अगर हर एक वाटर का मॉलिक्यूल सेम ही डायरेक्शन में जा रहा होता तो कभी फ्लडिंग होता ही नहीं। Then what happens is, because direction of water molecules at a given point does not remain same anymore, they go anywhere, and because of that the liquid मतलब water starts coming out. तो turbulent flow ये तब होता है when you have a situation like floods, और steady flow तब होता है जब you have water but to a limited quantity which is flowing through a river or a canal. तो टर्बुलेंट फ्लो में इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज नॉट अ स्टेडी फ्लो। सो इट इज नॉट अ स्टेडी फ्लो in which flow pattern changes continuously. Good. Then what else you can say? अभी बताया मैंने। ओके, सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर एंड measurable properties like pressure and velocity are not constant at a given point, पर ये जो फ्लो है ये स्टेडी क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट. So it is a flow at a high flow rate. मतलब velocity is very high in this case. तो यह है turbulent flow. Good. अभी हमको differentiate करना है between steady flow मतलब streamline flow and turbulent flow. इस पे क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, if I am not wrong for 3 marks, शायद 2 marks या 3 marks जो भी होगा. Differentiate between streamline and turbulent flow. Streamline flow मतलब होता है laminar flow and turbulent flow. तो सबसे पहले as you know streamline या laminar flow ये कौन से टाइप का है? स्टेडी है कि नॉन स्टेडी है? स्टेडी फ्लो है. अब आगे इस टॉपिक के बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. अभी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लगने वाला है. वो फ्लो ये स्ट्रीमलाइन है या ये टर्बुलेंट है, आप कैसे बताओगे? तो यूनिट सम नंबर्स. तो 2 टाइप के पैरामीटर हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन इफ द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और इफ इट इज टर्बुलेंट. एक है वेलोसिटी और दूसरा है रेनॉल्ड्स नंबर. वो रेनॉल्ड्स नंबर आएगा इसके बाद. तो अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुआ तो वो फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन, और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो होता है टर्बुलेंट. तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. तो इफ द वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल द फ्लो इज, अदरवाइज इट इज टर्बुलेंट. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में आप ऐसा बोलोगे इट इज अ स्टेडी फ्लो. It is a steady flow of a fluid with velocity just a minute, क्या हो गया? Okay, with velocity less than critical velocity. Good. And here you can see it is a non-steady flow.
non-steady flow of a fluid with velocity greater than critical velocity, but then what else you can say when you want to differentiate? ओके इस केस में जो फ्लो लाइंस होते हैं जिसको तुम स्ट्रीमलाइन भी बोलते हो, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका और भी एक मतलब होता है, मैं बताता हूँ, पहले समझ लो कि यहाँ पे ना इन दिस केस फ्लो लाइंस मतलब स्ट्रीम लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और यहाँ पे फ्लो लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर। होगा ही ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन हो सकता है में इंटरसेक्ट ईच अदर, नॉर्मली होता है। देन व्हाट एल्स? अभी 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 3 तो लिखने पड़ेंगे ना पॉइंट्स। वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट, मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी। तो मेजरेबल properties like pressure and velocity at a given point is constant। और ये at a given point लिखना बहुत ज़रूरी है। तुमको कल के लेक्चर में समझ में आएगा कि why I am putting so much of efforts in theory, क्योंकि इक्वेशन डिराइव नहीं कर पाओगे, और अगर इक्वेशन डिराइव नहीं किया, समझा नहीं, तो सब्जेक्ट समझा नहीं तो फिर इट इज़ बोरिंग। देन ऑफ कोर्स इट इज़ बोरिंग, अगर नहीं समझ में आया तो बोरिंग ही होता है फिर। तो इज कांस्टेंट बट एट अ गिवन पॉइंट, मैं आर बोल देता हूँ, प्लूरल है तो दे बोथ आर कांस्टेंट। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट बट एट अ गिवन पॉइंट। वहाँ क्या बोलोगे? वहाँ क्या बोलेंगे? दे नॉट कांस्टेंट ऑफ कोर्स। ओके, इसको क्या हुआ है आज पता नहीं, देखते हैं। ओके, तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन दिस केस आर नॉट कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट। देन अब जब आपने बोला ना फ्लो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब होता है, इसका कुछ मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ फ्लो ट्यूब, मैं एक फ्लो ट्यूब ले लेता हूं, तो इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने क्या बोला? इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने ऐसा बोला कि इस केस में फ्लो लाइंस मूव ओवर ईच अदर स्मूथली एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा कब पॉसिबल है। सपोज ये एक्सिस ऑफ ट्यूब है, तो फ्लो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब होता है जब सारे के सारे फ्लो लाइंस एक्सिस को पैरेलल हो। तो जितने भी फ्लो लाइंस है ना, दे आर ऑल पैरेलल टू द एक्सिस, क्योंकि आपको बेसिक मैथ्स तो पता ही है, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर फ्लो लाइंस पैरेलल नहीं होते तो वो इंटरसेक्टिंग होते। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस दे आर पैरेलल, फ्लो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज दे आर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द ट्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कोर्स if all the flow lines are parallel to axis of tube, it also means they are parallel to each other. It is just like वो ray optics में था ना, याद आ रहा है? ray optics में the rays coming from object at infinity, they are paraxial, parallel to each other and parallel to principal axis. Is more or less the same idea. Good. So in this case flow lines are parallel to each other, मतलब बेसिकली पैरेलल टू एक्सिस ऑफ ट्यूब और पैरेलल टू एक्सिस ऑफ ट्यूब, इसलिए तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग है। और यहाँ पे फ्लो लाइंस आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, इसलिए दे मे इंटरसेक्ट। सो इन दिस केस फ्लो लाइंस आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब
टू एक्सिस ऑफ ट्यूब। डन। तो ये 4 पॉइंट सफिशिएंट है टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। पहला है वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल। उसके बाद फ्लो लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे मे इंटरसेक्ट ईच अदर, नॉर्मली होता ही है वैसा। मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक वेलोसिटी एंड प्रेशर आर कांस्टेंट एट अ पॉइंट, यहाँ पे दे आर नॉट कांस्टेंट। उसके बाद flow lines are parallel to the axis of tube, which also means they are parallel to each other, hence they are non intersecting. And in this case flow lines are not parallel to the axis of tube, which means basically they may intersect। हो गया। तो इसके बाद तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस। अभी हमने यहाँ पे ना एक वर्ड मेंशन किया, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हमको ये समझना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। क्रिटिकल वेलोसिटी के 2 फॉर्मूला आपको लगने वाले हैं, एक हम अभी मेंशन करेंगे, बेसिकली क्रिटिकल के नहीं लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर के। तो एक फॉर्मूला हम अभी मेंशन करेंगे और एक फॉर्मूला आपको मैं जब जेईई नीट के क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें आएगा। मोर और लेस दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक पता है तो दूसरा डिराइव कर लोगे, बट एज फार एज योर थ्योरी सिलेबस इज कंसर्न उसमें फिलहाल आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला मेंशन करना है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी, अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी एज आई टोल्ड यू ये क्यों चाहिए, व्हाई आर वी डिफाइनिंग इट। तो बताओ व्हाई आर वी डिफाइनिंग दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। अभी तो बताया फ्लो स्ट्रीमलाइन है या फ्लो टर्बुलेंट है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वी डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। सो flow whether streamline or critical or turbulent is differentiated on the basis of velocity of flow। तो a particular velocity of flow beyond which streamline flow becomes turbulent is known as critical velocity। कैसे डिफाइन करोगे अभी बताया मैंने, कैसे करोगे। The velocity of the flow beyond which क्या होता है इसके बाद, streamline flow becomes turbulent is known as critical velocity। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला का डेरिवेशन इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। ऑसबॉर्न रेनॉल्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, ये वही रेनॉल्ड्स है। आपको पता है पहले रेनॉल्ड्स नाम का एक कंपनी था, पेन बना था, अभी है कि नहीं आई डोंट नो, एग्जिस्ट करता है, हमारे टाइम बहुत फेमस था वो। तो वो रेनॉल्ड्स जो कंपनी है ना उसका नाम ही वो साइंटिस्ट के नाम से दिया है वो, क्योंकि ऑसबॉर्न रेनॉल्ड उसने बहुत काम किया था इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ साइंस, फ्लूइड्स इन मोशन। तो इसके लिए अभी तुम पेन है तो उसमें इंक तो डालोगे ना, रिफिल में इंक होता है कि नहीं, तो व्हाट इज इंक, फ्लूइड। तो उसी के नाम से वो कंपनी बना था रेनॉल्ड्स। तो ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ने एक फॉर्मूला डिराइव किया। अगेन दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर यू टू डिराइव, यू आर जस्ट सपोज टू नो। तो तुमको सिर्फ पता होना चाहिए, डिराइव नहीं करना है। इसके लिए मैं डिराइव करके भी दूंगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज इज नॉट एक्सपेक्टेड। सो अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड, critical velocity is given by, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एक है रेनॉल्ड्स नंबर, आई विल कम टू दिस इन अ व्हाइल, रेनॉल्ड्स नंबर क्या बताता हूं मैं। एक है ईटा जिसको तुम बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये अगले टॉपिक में आएगा, तो यू हैव टू वेट।
until the next topic to come. Coefficient of viscosity ये क्या है, वो एक proportionality constant है basically, तो that will come in अगला एक टॉपिक आएगा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसमें देखेंगे हम लोग. Then it depends on density of the fluid and it depends on the diameter of tube through which the fluid is flowing. तो यहाँ पे जो Rn है ना, what is this Rn? This is Reynolds number. रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली आपको बताता है कि फ्लो किस टाइप का है, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर तुमको बताता है कि फ्लो किस टाइप का है और क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे, रेनॉल्ड्स नंबर पे, इसलिए तुमको क्रिटिकल वेलोसिटी बताता है कि फ्लो किस टाइप का है. तो इन रियलिटी रेनॉल्ड्स नंबर टेल्स यू और डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप ऑफ फ्लो. तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू तुमको बताएगा वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, लेकिन क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रेनॉल्ड्स नंबर, तो इट मींस कि critical velocity can also tell you if the flow is streamline or turbulent. Eta है coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity हम लोग डिफाइन करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में. उसके बाद रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, and then d is the diameter of the tube through which the fluid is flowing. Good. तो यहां से तुमको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला भी मिल जाएगा. तो यू कैन एक्चुअली रीअरेंज दिस इक्वेशन टू गेट इक्वेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. इट इज Vc rho d बाय ईटा. अभी जो रेनॉल्ड्स नंबर है ना, इसका सिग्निफिकेंस है, तो यू हैव टू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम हो, इस पे जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया था, आपको बहुत सारे पैरामीटर दे दिए थे, आपको पूछा था कि फ्लो किस टाइप का बताओ, तो उसके लिए आपको रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करना चाहिए. रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा फ्लो किस टाइप का है. तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 है तो फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन. अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से ज्यादा है लेकिन 2000 से कम है, विच मीन्स इट इज इन बिटवीन 1000 एंड 2000, तो इसका मतलब ये होता है कि द फ्लो इज पार्शियली स्ट्रीमलाइन एंड इट इज पार्शियली टर्बुलेंट. मतलब द फ्लो इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट. सो द फ्लो इज चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट. ओके, तो ये मिक्स्ड फ्लो होता है 1000 से 2000 के बीच में. इट इज बेसिकली अ मिक्स्ड फ्लो. और बाय द वे 1000 के आसपास का नंबर है, फॉर एग्जांपल 1100, तो फ्लो इज मोस्टली स्ट्रीमलाइन. मतलब क्या, मतलब ये कि फ्लो में मैक्सिमम पॉइंट्स पे वेलोसिटी एंड प्रेशर आर कांस्टेंट. इसका मतलब मैक्सिमम रीजन में द फ्लो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग. बट देन क्योंकि 1000 के ऊपर नंबर गया, इसका मतलब देयर विल बी सम रीजन ऑफ द फ्लो वेयर द फ्लो इज टर्बुलेंट. जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे द परसेंटेज ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट विल चेंज. विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर द फ्लो इज गेटिंग मोर एंड मोर कन्वर्टेड टू टर्बुलेंट. और जैसे 2000 क्रॉस कर गया, इट इज कंप्लीटली टर्बुलेंट. So if the Reynolds number is greater than 2000, the flow is completely turbulent. Good, so turbulent flow. Or this is really important if you want to become a pilot, maybe in near future. क्योंकि आपको I have asked you also earlier, अगर आपने कभी travel किया है by flights, तो पायलट थोड़ा टाइम पहले तुमको बता देगा अपनी सीट की पेटी बांध लो, मतलब पुट योर सीट बेल्ट ऑन, और अभी अपनी जगह से मत उठो क्योंकि आगे टर्बुलेंस होने वाला है. उसको कैसे पता? दे हैव डिटेक्टर्स, वो प्लेन के आगे डिटेक्टर्स लगे होते हैं. तो आगे आने वाला जो
एयर मास है, एयर मास मतलब क्लाउड होगा या जो भी होगा, तो बेसिकली दे कीप ऑन डिटेक्टिंग सम सिग्नल्स फ्रॉम देयर एंड दैट टेल्स if the value of Reynolds number is less than 1000, if it is 1000 to 2000, if it is 2000 onwards, तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 ऑनवर्ड्स हुआ तो डेफिनेटली टर्बुलेंस होने वाला है वहाँ पे. दैट इज वाई दे गिव यू इंस्ट्रक्शन इन एडवांस कि अभी अपना सीट मत छोड़ना, बेल्ट बांध के रहना, नहीं तो गिर जाओगे. ओके गुड. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, थ्योरी है तो थोड़ा थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे. तो अभी हमने क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन किया. ये पैरामीटर हमको सिर्फ इसके लिए चाहिए टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर गया तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट हो जाता है टर्बुलेंट में, और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वेलोसिटी का उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. राइट. तो डिफाइन भी कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है. क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन कैसे करोगे? The velocity of the flow beyond which streamline flow becomes turbulent flow is known as critical velocity. Then Osborn Reynolds नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था for critical velocity which is Rn eta upon rho d, where Rn is Reynolds number, eta is coefficient of viscosity, rho is density and d is diameter of the tube. यहाँ से तुमको Reynolds number का फॉर्मूला मिल गया. And then Reynolds number का significance है, it tells you the type of flow. If the value of Reynolds number is less than 1000, the flow is streamline, मतलब steady flow है basically. If it is between 1000 to 2000, the flow is getting converted from streamline to turbulent, and if it is more than 2000, it is turbulent flow. Good. अगला टॉपिक है विस्कोसिटी. विस्कोसिटी. अब ये विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी समझने के लिए नॉर्मली आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे ना, वो आपको विस्कोसिटी के लिए स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताते हैं कि टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड अ ड्रॉप ऑफ हनी, उन दोनों को एक सेम सरफेस पे छोड़ दो तो विच वन विल फ्लो फास्टर? वाटर. राइट. अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज विस्कोसिटी. तो व्हाट वी नो इज water moves quickly and smoothly, whereas a drop of honey, it moves slowly and also it sticks to the surface. Right. तो ऐसा क्यों हुआ? To understand that हम लोग ऐसा imagine करते हैं any liquid, any fluid, मतलब it is made up of number of layers. तो जब फ्लूइड फ्लो होगा, और क्योंकि फ्लूइड ये नंबर ऑफ लेयर से बना है, तो जब फ्लूइड फ्लो होगा इसका मतलब एक लेयर ऑफ फ्लूइड ये दूसरे के ऊपर से मूव हो रहा है. अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपने 11th स्टैंडर्ड में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सीखा था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर अनदर, तो व्हेन वन लेयर ऑफ फ्लूइड मूव्स ओवर अनदर, क्या होगा? फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन. तो ये जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स इस पे इफेक्ट होता है. तो वाटर के केस में ये जो फ्रिक्शन है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ वाटर इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू द टू लेयर्स ऑफ हनी. राइट. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस विच फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स. उसको क्या बोलते हो? विस्कोसिटी. ओके. अभी बाकी तो नोट्स में दिया है मैंने, तो मैं एक बार रिपीट करूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे. वेरी समटाइम्स बिकम्स बोरिंग टू राइट डाउन एवरीथिंग हियर. तो सिर्फ मैं बता देता हूँ कि विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना जनरल एग्जांपल लेते हैं वाटर का एंड हनी का. उन दोनों को एक सेम सरफेस पे छोड़ देते हैं, और फिर ऐसा देखने को मिलता है कि वाटर बहुत फास्ट आ गया, सो इट इज मूविंग स्मूथली एंड क्विकली, whereas honey it is moving slowly and it is also sticking to the wall. अब ये समझने के लिए हमने क्या अज्यूम किया? हमने अज्यूम किया that the fluid is made up of number of layers. So assume the fluid is made up of number of layers. But तो जब लिक्विड
या फ्लूइड फ्लो होगा, मतलब एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड by virtue of which relative motion between different layers of fluid experiences, क्या experience करते हैं, experiences frictional force। ओके, तो जब एक लेयर ऑफ फ्लूइड ये दूसरे लेयर के ऊपर से मूव होगा तो वहां पे होगा फ्रिक्शनल फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। सो इन केस ऑफ हनी द फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर कंपेयर टू वाटर। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इसको दो तीन नाम है। This frictional force is also known as frictional drag or viscous drag or viscous force। तो क्योंकि फ्रिक्शन सॉलिड में भी होता है, तो यहाँ पे सॉलिड्स की तो बात हो ही नहीं रही, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट फ्लूइड्स। तो हमने नाम चेंज कर दिया सो एज टू बी वेरी क्लियर विद द आइडिया। जब मैं बोलूँगा विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग या फिर फ्रिक्शनल ड्रैग, मतलब हम पर्टिकुलरली फ्लूइड्स के डोमेन में है, हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो है वो फ्रिक्शन, सिर्फ नाम चेंज कर दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स हियर। गुड, पक्का। अब of course this is important for you to understand and to know कि ये विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स आया कहाँ से और ये कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है, मतलब ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं। अगर याद होगा, दैट इज वाई ना 11th का बेसिक्स पता होना चाहिए, तो ही तो समझेगा, और समझेगा तो मजा आता है फिजिक्स में, नहीं तो फिर फिजिक्स फिजिक्स का फोबिया, डर अच्छा है बाय द वे। तो अगर आपको याद होगा ना, हमने जब फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तब हमने बोला था कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अब इसका कनेक्शन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के साथ भी था। जब हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जेईई नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब थ्योरी पढ़ा रहा था, तब आई टोल्ड यू देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइम डिपेंडेंट होते हैं, पोजिशन डिपेंडेंट होते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस दे आर नॉर्मली फ्रिक्शनल फोर्सेस। So in case of solids also we have seen the frictional force between two solid surfaces depends on the velocity, right? Also in this case it is the same idea, viscous drag ये velocity dependent force है, लेकिन ये velocity पे depend करता है, it is directly proportional to velocity only if the velocity is small। फॉर लार्ज वेलोसिटी, देखो इशू क्या हो जाता है ना, वेलोसिटी लार्ज होना, वेलोसिटी लार्ज होने का क्या मतलब हुआ, टर्बुलेंट फ्लो। तो वेलोसिटी लार्ज हुआ मतलब फ्लो कौन सा बन गया। तो इन शॉर्ट, अभी बुक्स का लिखने का तरीका और अपना समझने का तरीका ये भी अलग अलग हो सकता है। बुक्स में ऐसा लिखते हैं कि विस्कस ड्रैग मतलब विस्कस फोर्स is directly proportional to velocity of the flow provided the velocity is very small। तो velocity small कौन से फ्लो का होगा, हाँ, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जब क्वेश्चन आए तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुमको समझना पड़ेगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला है तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, करेक्ट। लेकिन फॉर टर्बुलेंट फ्लो, मतलब when the velocity is very high, this viscous force is directly proportional to higher orders of velocity, मतलब पावर 2, पावर 3, पावर 4। तो इक्वेशन उस केस में क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऐसा दिखेगा आपको। सो विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स is directly proportional to
or depends on is directly proportional to velocity as long as velocity is small. मतलब बेसिकली काट साट के वो बता रहे हैं आपको कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में विस्कस ड्रैग, फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, राइट. तो फॉर हाई वेलोसिटीज विस्कस ड्रैग, मतलब फॉर टर्बुलेंट फ्लो, विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने बोला डिपेंड्स ऑन. तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर ऑर्डर्स ऑफ वेलोसिटी, हायर ऑर्डर्स ऑफ वेलोसिटी. बट देन ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, खासकर नीट वालों के लिए, क्योंकि नीट एज यू नो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो फ्लूइड जब मैं बोलता हूँ तो दो टाइप के सब्सटेंस को तुम फ्लूइड बोलते हो, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस. तो लिक्विड में ये जो विस्कस ड्रैग आता है वो क्यों आता है? इट इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज फॉर सॉलिड. आपको याद है सॉलिड में फ्रिक्शन क्यों आया था? कोएसिव फोर्स, वहां पे एडेसिव था. और सॉलिड्स में एक सॉलिड था, उसके ऊपर दूसरा सॉलिड था, मतलब दूसरा सब्सटेंस था. तो दोनों सब्सटेंस में जो कांटेक्ट हो रहा है, तो दो सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. तो फ्रिक्शनल फोर्स फॉर सॉलिड्स इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्स. लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड में तो एक लेयर ऑफ द लिक्विड, उसके ऊपर दूसरा लेयर ऑफ द सेम लिक्विड है, तो यहां पे फोर्स कौन सा होगा? कोएसिव. तो विस्कस ड्रैग for liquids is due to molecular cohesive forces between the two layers of liquid. Viscous drag for liquids is due to cohesive forces between the two layers of liquid. Between the two layers of liquid. अगर और इन डिटेल सोचना है तो देखो क्या हो रहा है. फिर ये एक लेयर था, ये दूसरा लेयर है लिक्विड का, ये इसके मॉलिक्यूल्स हो गए पहले लेयर के, ये दूसरे लेयर के है. जब टॉप ऊपर का लेयर आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? जाने नहीं देंगे तुझे, मतलब दे आर अट्रैक्टिंग, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू फ्रिक्शन. याद रखना, फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स, हर जगह पे अपोजिंग ही होता है. तो व्हेन द टॉप लेयर ट्राइज टू मूव फॉरवर्ड, द बॉटम लेयर, द मॉलिक्यूल्स ऑन द बॉटम लेयर, they basically exert attractive cohesive forces which basically opposes the motion, and that is why we say that the frictional force is opposing force. गैसेस में थोड़ा सिचुएशन अलग होता है. गैसेस में बिकॉज गैस थोड़ा अलग टाइप का है, अलग टाइप मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उस केस में जो विस्कस ड्रैग आता है इट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. तो विस्कस ड्रैग फॉर गैसेस. एंड बाय द वे, अगर आगे जाके तुमको प्लान है रिसर्च का इन एनी स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स एटलीस्ट, ये उधर भी आएगा. अभी जैसे मैंने बताया एरोडायनामिक्स, प्लेन जा रहा है, सामने से एयर आ रहा है, उसको बोलते हो एरोडायनामिक्स. तो वहाँ पे ये सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं. तो विस्कस ड्रैग फॉर गैसेस is due to collision between the molecules. Collision between the molecules. Good. Then, अब अगर मुझे स्कीमेटिकली बताना है कि एक फ्लूइड विस्कस है, दूसरा नॉन विस्कस है, तो व्हाट वी विल डू इज, फॉर एग्जाम्पल नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए, एंड बाय द वे अगेन
आपके टेक्स्ट बुक में ना थोड़े से डायग्राम्स विदाउट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया ही नहीं है कि मतलब क्या है उसका। तो मैं बता देता हूँ मतलब क्या है। हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक ट्यूब में से नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो हो रहा है और दूसरे ट्यूब में से विस्कस फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दैट यू हैव अ ट्यूब इंपॉर्टेंट थिंग फॉर in case of non-viscous fluid, as I told you, non-viscous fluid में लेयर टू लेयर फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं, मतलब हर एक लेयर सेम स्पीड से फ्लो होगा। तो यहाँ पे तुम लेयर टू लेयर जब ड्रॉ करोगे ना, सारे ही लेयर्स का स्पीड क्या दिखाओगे? सेम दिखाओगे। तो ये नॉन विस्कस फ्लूइड है जिसमें सारे ही लेयर्स का स्पीड सेम है, इसलिए सारे के सारे एरोस मतलब वेक्टर्स का लेंथ सेम है। बट इन केस ऑफ विस्कस फ्लूइड, और दोनों ही केस में द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज्ड ट्यूब, जैसे पाइप। अगर पाइप नहीं है, नदी के पाइप है क्या? नहीं ना, रिवर इज नॉट अ पाइप, उस केस में अलग डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना, इट इज बेसिकली अ स्कीमेटिक ऑफ फ्लूइड्स फ्लोइंग थ्रू क्लोज्ड ट्यूब्स। अब देखो क्लोज्ड ट्यूब में क्या होता है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। इफ यू इमेजिन यू विल अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। इमेजिन दिस वाटर बॉटल इज अ ट्यूब। तो जब फ्लूइड फ्लो होगा इसमें से, तो वाटर का कांटेक्ट कहाँ पे आएगा? सबसे पहले आउटसाइड सरफेस पे, है ना। वाटर इज वन टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड द ट्यूब रबर का होगा या प्लास्टिक का होगा, पीवीसी का होगा, इट इज अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो वहां पे एडेसिव फोर्स होगा कि कोहेसिव फोर्स होगा? एडेसिव। और एडेसिव फोर्स फॉर वाटर इज फार स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। मर्क्यूरी के केस में उल्टा होता है। तो इसके लिए जो लेयर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सॉलिड है वो मूव ही नहीं होता है, करेक्ट। तो जो लेयर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सॉलिड होगा, मतलब यहां पे होगा, वो मूव ही नहीं होगा। इट इज ऑलवेज स्टक टू द सरफेस ऑफ सॉलिड। फिर उसके अंदर वाले लेयर, उनका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा होगा और अंदर वाले का और ज्यादा होगा, तो सेंटर वाले का स्पीड सबसे ज्यादा होगा। इसके लिए इस केस में ना सेंटर का जो लेयर है इट मूव्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, और उसके ऊपर के लेयर दे मूव स्लो एंड स्लोअर, और सरफेस तक आते आते उनका वेलोसिटी बन जाता है 0। इसके लिए विस्कस फ्लूइड का केस में अगर आप डायग्राम देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। सेंट्रल लेयर मूव्स द फास्टेस्ट, और जैसे जैसे यू टॉक अबाउट आउटवर्ड लेयर्स, उसका स्पीड कम हो जाएगा, और जो लेयर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ ट्यूब है इट डज नॉट मूव एट ऑल, बराबर। बट रिमेंबर ये है फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब। जब तुम रियल लाइफ का सिचुएशन देखोगे, वैसे मैं उसी के ऊपर बेस्ड और एक डेफिनेशन बना लूंगा जिसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लूइड्स व्हिच आर मूविंग इन ओपन एयर, जैसे फॉर एग्जांपल रिवर। अभी रिवर है तो रिवर में सबसे नीचे बेस पे क्या होता है? ग्राउंड होता है, मतलब सॉलिड होता है, ठीक। उसके ऊपर लिक्विड लाइक वाटर इज फ्लोइंग। तो जो लास्ट लेयर है, बॉटम मोस्ट है, जो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सॉलिड है, ग्राउंड है, वो मूव होता ही नहीं है। उसके ऊपर के जो लेयर्स है ना, दे मूव, बट दे मूव विथ फास्टर एंड फास्टर स्पीड्स। इसके लिए जो टॉप मोस्ट लेयर है दैट मूव्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। तो यहां पे ना वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। Now based on this idea we can define something called as velocity gradient. अभी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है तो देखेंगे ही, पहले तो पता होना चाहिए ग्रेडियंट क्या है। ये भी मैंने तुमको 11 में बताया था। ग्रेडियंट इज डेरिवेटिव, और मैंने डेरिवेटिव का आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताया था, याद है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेंबर, बट इसके आगे से इट विल नॉट बी ओके इफ यू डोंट रिमेंबर।
डेरिवेटिव का सिंपल इंटरप्रिटेशन छोड़ दो, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलते हैं उसको भूल जाओ, सिंपल इंटरप्रिटेशन। एग्जांपल लेते हैं, अभी बेस्ट टाइम अगेन गर्मी का टाइम है, यू स्टैंड आउटसाइड तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। व्हेन यू मूव इनसाइड द रूम तो तुमने क्या चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, लेकिन थोड़ा सा तुमको लगा ना टेम्परेचर भी कम हो गया, तो व्हाट हैज चेंज्ड, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। व्हेन वन फिजिकल पैरामीटर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल पैरामीटर। तो मैथ्स एंड साइंस जो सब्जेक्ट है ना, उसको तुमको रियल लाइफ में इमेजिन करना पड़ेगा, एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देना उसको। यू हैव टू गो इन डेप्थ, अंडरस्टैंड कि रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होगा। तो इफ आई एम चेंजिंग पोजीशन, टेम्परेचर हैज चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन, तो टेम्परेचर बन गया डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट, पोजीशन, और पोजीशन है इंडिपेंडेंट। इसी को मैथ्स की भाषा में तुम लिखते हो dy बाई डी एक्स, इसको बोलते हो स्लोप। डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप, इट इज इक्वल टू चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, करेक्ट। सिर्फ यहाँ पे y की जगह मैंने बोला t और x तो था पोजीशन, dt बाई डी एक्स। जब भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन हो, व्हेनेवर डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि देखो टेम्परेचर तो टाइम के साथ भी चेंज होता है ना, मॉर्निंग में कम होता है, नून में ज्यादा है, रात में वापस कम हो गया, तो वो भी तो डेरिवेटिव है, वो भी तो चेंज इन टेम्परेचर बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ग्रेडियंट नहीं बोलेंगे, ग्रेडियंट इसको बोलेंगे। सो ग्रेडियंट इज डेरिवेटिव बट स्ट्रिक्टली विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इसको बोल दिया टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोल दिया, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ये तुमने और एक जगह पे सीखा है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कंडक्शन हम लोग सीख रहे थे, हॉट एंड से कोल्ड एंड तक टेम्परेचर वाज फॉलिंग, वहां भी तुमने ये वर्ड यूज किया था ग्रेडियंट, राइट। तो इस केस में, एंड बाय द वे इस पे तो आते हैं, लेकिन पहले इसका कर लेते हैं। ऐसा है, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर दूं टेम्परेचर वर्सेस पोजीशन का, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन लेट अस से, तो इस ग्राफ का स्लोप पता है क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। मतलब इट इज टेलिंग यू हर एक मीटर में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो बेसिकली इट टेल्स यू व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर पर मीटर। कमिंग टू दिस पॉइंट, अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात नहीं करनी, हमको बात करनी किसकी, वेलोसिटी ग्रेडियंट की। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस तो कहीं से तो मेजर करोगे ना तुम, डिस्टेंस मेजर होता है ना कहीं से। इफ आई आस्क यू कि तुम्हारा घर कितना दूर है, पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है। तुम्हारा घर कितना दूर है, कहाँ से, यहाँ से, या तुम्हारे कॉलेज से, या XYZ प्लेस से। तो कभी भी डिस्टेंसेस एक पर्टिकुलर पोजीशन से कहीं से तो मेजर होते हैं। बेस्ट इज टू मेजर डिस्टेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस केस, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स लेयर, क्योंकि जो ग्राउंड है उस पे जो लेयर है लिक्विड का वो क्या है, फिक्स है, वो तो मूव नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, दैट इज ग्राउंड। अब इसमें से कोई भी एक लेयर उठा लिया, विच एवर यू वांट, चलो मान लेते हैं ये टॉप से तीसरा लेयर लिया, इसका स्पीड अगर v है और इस लेयर का जो डिस्टेंस है ना विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड लेयर, वो मैं मान लेता हूं x है, x, करेक्ट। तो इसके ऊपर का जो लेयर होगा उसका स्पीड होगा v प्लस dv। प्लस क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो स्पीड बढ़ रहा है। और इसके नीचे का लेयर का होगा v माइनस dv। और क्योंकि लेयर्स का थिकनेस सेम है तो किसी भी दो लेयर में डिस्टेंस भी सेम है, तो मान लेते हैं डिस्टेंस इज dx। तो थिकनेस ऑफ ईच लेयर इज dx, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लेयर इज dx। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, x माइनस dx, x माइनस dx। और सिमिलरली इस लेयर का डिस्टेंस कितना होगा फिर, x प्लस dx, सही है, बराबर। तो मुझे बताओ हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम लेयर टू लेयर।
dv, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी लेयर टू लेयर इज dv, लेयर टू लेयर का डिस्टेंस कितना था dx, इसको क्या बोल दोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, बन गया। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, दिया ना डेफिनेशन मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv विथ डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस तुमने कहां से मेजर कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी लेयर। डेफिनेशन लिखने का तरीका और उसका मतलब अलग है। I could have just said the rate of change of velocity with distance is velocity gradient, yes, लेकिन distance of any layer is measured from the fixed layer। तो जो तरीके से डेफिनेशन दिया होता है ना बुक में और उसका जो मतलब है, they are not same, क्योंकि what you will understand is the rate of change of velocity with distance measured from fixed layer, मतलब तुम हर बार डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड लेयर। तो बोलने का तरीका और उसका फिजिकल इंटरेक्शन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए था, विथ लेयर टू लेयर बोलना चाहिए था। आई एग्री विथ दैट एब्सोल्युटली, लेकिन अभी ऐसा ही लिखते हैं तो कुछ नहीं कर सकता मैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कहां से मेजर किया, मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, with respect to fixed layer is known as, so definition of velocity gradient is just this, the rate of change of velocity with distance is known as velocity gradient, is known as velocity gradient। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसका भी वही मतलब है कि पर मीटर में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। तो अगर एक लेयर है उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, उसके ऊपर एक लेयर है उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों लेयर में डिस्टेंस ये 2 मीटर का है, तो व्हाट इज dv बाई dx, 5 और 15 डिफरेंस इज 10, तो dv इज 10 एंड थिकनेस कितना था 2, तो 10 by 2 इज 5, तो व्हाट इज ग्रेडियंट 5 मीटर है ना, पर सेकेंड कहां से आ गया, 5 मीटर पर, ये मीटर पर सेकेंड, और ये कौन है राइट, गुड, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा वो। तो क्लियर है तक। तो इन शॉर्ट हर एक मीटर में वेलोसिटी चेंज हो रहा है 5 से, दैट इज व्हाट इट मींस। चेंज इन वेलोसिटी पर मीटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का। तो अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किए, अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग लॉ की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यही है ना अगला, यही है ना, सिक्वेंशियली तो यही होना चाहिए। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बाद स्टोक्स लॉ आएगा, तो अगला आना चाहिए इन सीक्वेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ, इन दोनों में होता है कंफ्यूजन, पर कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही नहीं है अगर तुम पहले से समझ लोगे कि न्यूटन्स लॉ टेल्स यू व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर ऑफ लिक्विड। हमने अभी बोला कि फ्लूइड फ्लो होगा, तो फ्लूइड को कैसे अज्यूम करोगे, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, तो वन लेयर इज मूविंग ऑन टॉप ऑफ अनदर, तो किसी भी एक लेयर पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस ड्रैग है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टेल्स यू हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच लेयर ऑफ लिक्विड, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। स्टोक्स लॉ में क्या करते हो, स्टोक्स लॉ में तुम फ्लूइड लेते हो रेस्ट पे, तो स्टोक्स लॉ में फ्लूइड इज एट रेस्ट, उस फ्लूइड में तुम एक मेटालिक बॉल छोड़ देते हो। अब जब मेटालिक बॉल इस फ्लूइड में से फ्लो होगा, क्योंकि फ्लूइड इज मेड अप ऑफ लेयर्स, तो ये जो बॉल है इट इज बेसिकली क्रॉसिंग दिस लेयर्स, तो ये जो बॉल है इट विल एक्सपीरियंस अ विस्कस फोर्स, तो उस बॉल पे कितना विस्कस फोर्स वो स्टोक्स लॉ बताता है। तो स्टोक्स लॉ टेल्स यू व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर, metallic sphere falling through a fluid, और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी टेल्स यू what is the viscous force acting on any layer of fluid। तो न्यूटन लॉ में सिर्फ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, स्टोक्स लॉ में फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, मेटालिक बॉल मूव हो रहा है। किस में से बॉल मूव हो रहा है, फ्लूइड में से। तो ये दोनों लॉ अलग है, तो कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है।
इसलिए पहले से क्लियर होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में सिर्फ फ्लूइड की ही बात हो रही है, देयर इज नो सॉलिड इन्वॉल्व हियर, देयर इज नो मेटालिक बॉल इन्वॉल्व हियर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है यार, न्यूटन्स लॉ हर जगह पे आ जाएगा तो ध्यान देना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी है, और भी कुछ जगह पे आएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो इट स्टेट्स दैट द फ्रिक्शनल फोर्स F acting on any layer of fluid is directly proportional to अब एक चीज और तुम याद रखना, मैंने तुमको पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था कि इस चैप्टर में जितने भी लॉ बनेंगे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए होंगे। इसके लिए ये अज्यूम्ड है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो मैंने लिखा नहीं लेकिन ये इट वाज अज्यूम्ड कि ये तुमको पता है, फॉर विच फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब लैमिनार फ्लो, द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, the frictional force acting on any layer of fluid or liquid is directly proportional to दो चीजें, नंबर वन एरिया ऑफ द लेयर, अगेन ये जनरल नॉलेज है, तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में आएगा, तो उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स विल एक्सपीरियंस कोहेसिव फोर्सेस, तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल ड्रैग होगा, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। नंबर टू, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो नंबर टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट which is basically dv by dx. So therefore frictional force F is proportional to A dv by dx. तो जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जिसको तुम बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो वेयर ईटा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, known as coefficient of viscosity, therefore eta is equal to यहां से f upon a dv by dx। अब आपको यहां से coefficient of viscosity के units and dimensions मिल जाएंगे, and of course you can also define coefficient of viscosity from this formula। अब मैं वो लिखूंगा नहीं, यू कैन जस्ट डिफाइन, बताओ तो कैसे डिफाइन करोगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। हो गया, ये एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो अभी ऐसा यूनिट force is Newton, area is meter square, velocity is meter per second and distance is again meter। तो ये तो हो गया कैंसल, ये गया ऊपर, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सही है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, या फिर इसको तुम बोलते हो पास्कल सेकेंड। क्या बोलते हो इसको? पास्कल सेकेंड। बराबर, यहाँ तक क्लियर। इसका और एक यूनिट आएगा, वो जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो डू नॉट अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इसके लिए अभी जितना रिक्वायर्ड है उतना देखेंगे, पास्कल सेकेंड। ओके क्लियर। तो इट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर इट इज पास्कल सेकेंड, बिकॉज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल।
हो गया, गुड। तो Newton's law of viscosity basically tells you what is the frictional force acting between or acting on any layer of a fluid, but for a streamlined flow. So for a streamlined flow, the frictional force acting, या viscous drag acting on any layer of liquid is directly proportional to area of the layer and velocity gradient. So force is proportional to A dV by dx. So force is equal to eta A dV by dx, where eta is called as coefficient of viscosity. It is defined as viscous force acting per unit area per unit velocity gradient. Correct? ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अदरवाइज यू कैन आल्सो से पास्कल सेकंड। डायमेंशंस में निकाल सकते हो ईटा के, और AJEE में क्वेश्चन आया था डायमेंशंस ऑफ ईटा। और इफ यू रिमेंबर समवन ऑफ यू, आई थिंक यू हैव आस्क्ड मी लास्ट ईयर कि ईटा के डायमेंशंस क्या है। आई टोल्ड यू कि जब वो आएगा तब बता दूंगा, क्योंकि उसके लिए बेस चाहिए था। So now you can find out what is dimensions of eta. It is dimensions of force upon dimensions of area into dimensions of velocity gradient. तो force के dimensions है m1 l1 t minus 2 और area है l2, velocity होता है l1 t minus 1 और ये होता है l1। ठीक, आया था क्लियर ना? कैंसल कैंसल, ये तो गया। ये t⁻⁻1 ऊपर t⁻⁻2, तो t⁻⁻1 बचेगा। m1 l ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो l-1 और t भी -1, तो m1 l-1 t-1। These are the dimensions of coefficient of viscosity, राइट? तो ऐसा तुम फाइंड कर सकते हो डायमेंशन। ये JEE में क्वेश्चन आया था, मतलब नॉट डायरेक्टली आस्किंग यू डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कहीं तो किसी फॉर्मूला में लगने वाला था ये, तो यू शुड नो डायमेंशंस। इसके बाद हमको देखना है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ बेसिकली टेल्स यू what is the viscous force acting on a small sphere falling through a fluid। हाँ, लिखा होगा स्टोक्स लॉ, डायग्राम भी दिया हुआ है। The viscous force acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to the viscous force। और इसका एप्लीकेशन भी अच्छा है। अभी कल ही बिना मौसम के बरसात हुई, तो जब बरसात हुई, बरसात हुआ तो गाने याद आते हैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, आई हैव टू पास दिस पुअर जोक्स ऑफ माइंड। मुझे पता है दे आर पुअर जोक्स, लेकिन जगाना पड़ता है। तो ये जो बरसात में बूंदें गिरती है, दोज आर लाइक स्पीयर्स। लाइक, आई एम नॉट सेइंग देयर एग्जैक्टली स्पीयर्स, देयर आर लाइक स्पीयर्स एंड दे आर फॉलिंग थ्रू एयर। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे ये वहां पे भी एप्लीकेबल है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिक्विड में सॉलिड बॉल फॉल हो रहा है, तो लिक्विड इज विस्कस मीडियम एंड सॉलिड बॉल इज बेसिकली स्पीयर। और जब तुम इसको रेन के ड्रॉपलेट पे लगाओगे, तो जो रेन का ड्रॉपलेट है दैट विल एक्ट एज अ सॉलिड स्पीयर एंड एयर विल एक्ट एज अ विस्कस मीडियम। सो द विस्कस फोर्स एक्टिंग किस पे एक्ट हो रहा है? एक्टिंग, क्या ही प्रॉब्लम आ रहा है इसका? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ओके, द विस्कस फोर्स एक्टिंग किस पे? एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर। जस्ट अ मिनट। ओके, अच्छा, वी वर ऑन द लास्ट पेज, दैट इज व्हाई इट क्रैश्ड। तो viscous force acting on a small sphere falling through viscous medium। अभी जानबूझ के मैंने यहाँ पे viscous medium वर्ड यूज किया, क्योंकि as I told you medium can be a liquid or it can be air, is directly proportional to। और मैंने यहाँ पे solid small sphere बोला, solid sphere भी नहीं बोला है मैंने, for the same reason। liquid drop is not solid, so is directly proportional to
तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड बट ऑब्वियस रेडियस जितना बड़ा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आएगा, और जितना लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आएगा उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। नंबर 2, इट इज प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आल्सो। इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मैंने तो पहले ही बोल दिया था विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ स्फीयर थ्रू द फ्लूइड, मतलब v। तो अभी याद रखने के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। अगर कुछ चीज तुम पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि जिंदगी भर याद रह जाए हो, बट देयर आर वेज टू रिमेंबर। आप बात कर रहे हो एक स्फीयर की जो एक फ्लूइड में से, विस्कस मीडियम में से फॉल हो रहा है, उस पर विस्कस फोर्स कितना, ये हमको देखना था। तो 3 पैरामीटर है, 3 में से 2 पैरामीटर खुद उस स्फीयर के हैं, एक है रेडियस और दूसरा है स्पीड, वेलोसिटी, और जो तीसरा पैरामीटर है वो फ्लूइड का है। और ये भी बहुत ऑब्वियस था, अगर मैं एक स्फीयर लेता हूँ, मतलब मैं 2 आइडेंटिकल स्फीयर लेता हूँ, सेम मटेरियल, सेम मास, सेम रेडियस, एवरीथिंग इज सेम। 2 फ्लूइड है, एक है वाटर, एक है हनी, और दोनों फ्लूइड में से सेम स्फीयर सेम स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी जा रहा है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, विस्कस फोर्स किसमें ज्यादा होगा? एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तुमको? ये एग्जाम्पल डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों को होता है। यू आर डूइंग 11-12, डिप्लोमा वालों को ग्लिसरीन लिक्विड देते हैं और उसमें दे पुट द स्मॉल स्पीयर्स। मेरे पास वाटर एज अ फ्लूइड है, मेरे पास हनी एज अ फ्लूइड है, वाटर एंड हनी। मेरे पास 2 आइडेंटिकल स्पीयर्स है, मतलब रेडियस सेम है, मटेरियल भी सेम है। मैंने दोनों को इन 2 फ्लूइड्स में छोड़ दिया, अज्यूमिंग कि दोनों का वेलोसिटी भी सेम है। तो विस्कस फोर्स उस स्पीयर पे वाटर में ज्यादा होगा कि हनी में ज्यादा होगा? हनी में ज्यादा होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर देन वाटर। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ये जो विस्कस फोर्स है इसमें से एक पैरामीटर होता है किसका, विस्कस मीडियम का, और 2 पैरामीटर होते हैं खुद उस स्फीयर के, विच इज बेसिकली फॉलिंग। तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई कैन से विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर, इट इज प्रोपोर्शनल टू ईटा, इट इज प्रोपोर्शनल टू वी, ईटा आर वी, करेक्ट। अब ये जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो आता है 6 पाई। और ये 6 पाई कहां से आया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट से जो भी कांस्टेंट आता है उसको तुम बोलते हो एम्पिरिकल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, एम्पिरिकल कांस्टेंट। तो ये जो 6 पाई है, दिस इज एम्पिरिकल कांस्टेंट, इट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्मॉल स्फीयर इज 6 पाई ईटा आर वी, वेयर eta is coefficient of viscosity of the viscous medium through which the sphere is falling. R is the radius of sphere. R is not radius of the tube, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी बोलते हैं, हमारे पास ट्यूब है, उसमें ग्लिसरीन है, उस ट्यूब का रेडियस इतना है, उस ट्यूब में एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस इतना है। तो ये R किसका है, रेडियस ऑफ स्फीयर, और V क्या है, स्पीड ऑफ स्फीयर थ्रू दैट, राइट। वो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वो क्यों रहेगी, वो अगला टॉपिक है, टर्मिनल वेलोसिटी, वो अगला टॉपिक है। स्पीड शुरू में कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन बाद में कांस्टेंट हो जाता है, और जब वो वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यू आर राइट, जब तुमने जस्ट बॉल को ड्रॉप किया ना फ्लूइड में, तो शुरू में तो रेस्ट में था, तो वेलोसिटी 0 था, बट देन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता है, एक स्टेज पे आके कांस्टेंट हो जाता है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी को तुम बोलते हो टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो v लिखा है ना, ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, व्हिच मींस वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे।